नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलों की उन्नत किस्मों का चयन करें, अधिक फलोत्पादन पाएं। खरबूजा की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। किसान अक्सर बागवानी के लिए पुरानी फल वृक्षों की कलमों और बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें पैदावार कम मिलती है। अगर किसान फलों की नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो आज हम आपको विभिन्न फल वृक्षों की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में फलों की खेती माल निर्यात करने के लिए एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र है और इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय राजस्व की अच्छी मात्रा में कमाई करता है। अगर उन्नत तकनीकों को अपनाकर किसान खेती करे, इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। अभी ज्यादातर किसान देसी किस्मों की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें आशानुरूप उत्पादन नहीं मिलता है, जबकि आज कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही इनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा और रोग व कीटों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। अगर बागवानी क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र में कई नई किस्में विकसित हो चुकी हैं, जो कि कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देती है। आम की किस्मों की बात करें तो सघन बागवानी के लिए आम्रपाली, गुलाब खस, मलिका का नाम प्रमुख तौर पर आता है। इसी तरह सामान्य बागवानी के लिए जर्दालू, मालदा, दुधिया, मालदा, सिपिया, लंगड़ा, दशहरी, पहाड़फर, सिंदुरिया, रत्ना, मंजीरा, सबरी, राजेंद्र राम सिंधु आदि को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद की लोकप्रियता कम नहीं, इसकी बागवानी भी सघन और सामान्य दोनों रूप में की जाती है। इसकी उन्नत प्रजातियों में इलाहाबादी सफेदा, पंत प्रभात, लखनऊ 49, ललित, श्वेता, मृदुला, सीडलेस अमरूद, नासिक धारदार, पंजाब पिंक, अर्का अमूल, एप्पल, गुआवा, चित्तीदार आदि प्रमुख किस्में हैं। इन किस्मों की खेती आप कर सकते हैं। अगर केले की उन्नत किस्में की बात करें तो इसकी खेती सब्जी और फल दोनों के लिए की जाती है, जिसमें सब्जी वाले केला किस्में बतीसा, मुठिया, कचकेल आदि प्रमुख है। वही फलों के लिए अल्पान, चंपा, मालभोग, रोबस्टा, चिनिया, डवार, कावेडेंस, चीनी चंपा, बरसाई आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। पपीते की किस्मों की बात करें तो पूसा, डेलेसियस पूसा, मैजेस्टी पूसा, जायनट पूसा, ड्वार्फ पूसा नन्हा, CO1, रेडी लेडी 786, कुर्क हनी, वाशिंगटन, कोयम्बटूर आदि में से किसी भी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो इसमें कागजी नींबू के लिए पूर्वी कागजी नींबू, विक्रम, प्रामलिनी, सलेक्शन 49, सीडलेस आदि प्रमुख है। वहीं नींबू के लिए नेपाली, ओवलांग, पंत लेमन, आसाम लेमन, गंधराज, बारामसी आदि प्रमुख किस्में हैं। वही अनार की बात करें तो इसकी खेती का दायरा भी हमारे क्षेत्र से बढ़ रहा है। इसकी उन्नत किस्मों में गणेश, भगवा, रूबी, सुपर भगवा आदि प्रमुख किस्में हैं। इनकी खेती भी सघन और सामान्य तौर पर कर सकते हैं। बागवानी करने से पहले कुछ बातों पर खास ध्यान दें, जैसे पेड़ों की किस्में हमेशा भूमि के अनुसार ही चुनें। कम उपजाऊ भूमि में कलमी आम नहीं लगाएं। ऐसे स्थान में अमरूद आदि कठोर किस्में ही लगाएं। इसी प्रकार थोड़ी रेह वाली और खराब जमीन में
लिसोड़ा, बेर, आंवला आदि के पेड़ ही लगाएं। पानी ठहरने वाले स्थान में तुरमिले फल के पेड़ जैसे संतरा, माल्टा, नींबू आदि नहीं लगाए। किस्मों का चुनाव उस स्थान की जलवायु के अनुसार ही करनी चाहिए। वहीं नए पौधों को भी विश्वसनीय संस्थाओं से ही खरीदना चाहिए ताकि स्वस्थ और शुद्ध क्वालिटी के पौधे मिल सके। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि फल के पेड़ों की वे किस्में हमेशा लगाना लाभप्रद रहता है जिनकी फलों की मांग बाजार में काफी है और किस्मों के फलों के दाम बाजार में अच्छे मिलने की उम्मीद है। सस्ते रद्दी किस्म के फल के पेड़ लगाना लाभप्रद नहीं होता, इसलिए किस्मों के चुनाव के लिए उद्यान विभाग के कर्मचारी से राय लेकर बाग लगाना ठीक रहता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में खरबूजा की खेती कई किसान करते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन इस फसल में कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो खरबूजा की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी पहचान कर रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरणा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। खरबूजा अपनी मिठास के साथ साथ अपने औषधीय गुणों के लिए विशेष पहचान रखता है। किसान जब खरबूजे की खेती करते हैं तो उत्तम बीज के चुनाव के साथ साथ जो उत्पादन में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है रोग की। तो बुआई से लेकर जब तक फसल है वो उत्पादन तक नहीं पहुंचती, उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां तथा जो कीड़े हैं वो खरबूजे की फसल में लगते हैं। डाउनी मिल्ड्यू एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से जो खरबूजे की फसल है वो पूरी की पूरी खत्म भी हो सकती है। डाउनी मिल्ड्यू के पहचान के लक्षण हैं, पत्ते के ऊपर आपको पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। अगर पत्ते को पलट के देखते हैं तो उसके पीले धब्बे की विपरीत आप जो है वो मिट्टी के रंग के या धूसर धब्बे दिखाई देते हैं। और ये रोग ज़्यादा फैलने से पूरे के पूरे पत्ते हैं वो सूख के जल जाते हैं और पूरी की पूरी फसल है वो खत्म हो सकती है। तो इस जो बीमारी है इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या फिर साइमोक्सानिल प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से भी है वो छिड़काव करके इस रोग का प्रबंधन है वो आसानी से वो कर सकते हैं। उसके पश्चात जो कीड़ा लगता है वो लीफ माइनर है। लीफ माइनर की पहचान के लिए लक्षण है कि पत्तों के अंदर वो सुराग बना लेता है। सुराग बनाने से जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र है वो कम हो जाता है। उससे क्या है, जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छे से है वो नहीं हो पाती है। किसान भाइयों, लीफ माइनर कीट खरबूजा की फसल में काफी देखने में आता है और यदि किसान भाई इस कीट का समय रहते नियंत्रण नहीं करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस कीट के नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। उसके बाद में जो प्रमुख जो कीड़ा लगता है जो खरबूजे की फसल में वो है फ्रूट फ्लाई। किसान भाइयों, खरबूजे की फसल में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वो है फल मक्खी। इस कीट के वयस्क का शरीर लाल भूरे रंग का, पंख पारदर्शक और चमकदार जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती हैं। वयस्क मक्खी 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। इस तरह किसान भाई आप इन लक्षणों के आधार पर इस कीट की पहचान कर सकते हैं। फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी है, इसकी जो मादाएं होती हैं वो कोमल शाखाएं
इसके अलावा जो छोटे फ्रूट होते हैं, छोटे फल होते हैं, उसके अंदर अपने अंडे दे देती है और उस अंडों से वो छोटा कीड़ा या मैगट पैदा हो जाता है, उससे वो फल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई फल मक्खी फंदा 20 फल मक्खी फंदा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्थापित कर सकते हैं। और उसके पश्चात फल मक्खी जो फंदा स्थापित किया है, अगर उसमें एक फंदे में अगर 20 या 30 से ज़्यादा फल मक्खी अगर प्रतिदिन है वो आ रही हैं, तो किसान भाई ये इस कीड़े के प्रबंधन के लिए छिड़काव भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, फल मक्खी कीट का प्रकोप फसल पर काफी तेजी से होता है और इस कीट के कारण किसान भाइयों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप मेलाथियान दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दे, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पाकर फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकेंगे। छिड़काव करने से इस जो फ्रूट फ्लाई है या फल मक्खी है, इसको आसानी से वो प्रबंधन किया जा सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दुग्ध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार माथुर। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए, तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है, उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें, ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो, इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए
कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनेला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है। उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर मानना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको, उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती है और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु के से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम वाली, जिला उदयपुर के कृषक सुरेश प्रसाद ने। ये नीम आधारित कीटनाशक बनाने पर जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज की कृषि की चर्चा विषय में हम जैविक रूप से किस प्रकार कीटनाशक का निर्माण करें, उस प्रक्रिया में नीम का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे नीम से हम जैविक कीटनाशक को बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि सर्वत्र भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नीम का वृक्ष नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ हम हमारे क्षेत्र में कई और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कीटनाशक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के जैविक कीटनाशक बनाने की विधि। आज खेती में रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रासायनिक खाद से पैदा हुए फल, सब्जी और अनाज के सेवन से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के तहत आज हम नीम से बने हुए कीटनाशक की चर्चा करेंगे। नीम एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसे वैद्य की संज्ञा दी जाती है। इसकी पत्तियों से लेकर तने तक उभरे सूखे छिलके, निबोली, यहाँ तक कि पत्तियों के तिनकों में भी औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इससे किसान भाई आसानी से बहुत कम लागत में घरेलू नीम कीटनाशक बना सकते हैं।
सबसे पहले किसान भाइयों, आप जो है नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर लें। इसकी मात्रा आपकी जैविक कीटनाशक बनाने की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से हम 10 किलोग्राम यदि हरी पत्तियों को इकट्ठित करते हैं तो उसके द्वारा हम लगभग 5 लीटर का हमारा जैविक कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 किलोग्राम हरी पत्ती को इकट्ठा करना है और उस पत्ती को तोड़कर पानी में 10 लीटर पानी में उसको आपको भिगो के रखना है। इसके लिए आपको पानी में 2 से 3 दिन तक पत्तियों को छोड़ देना है। उसके पश्चात चाहे हरी मिर्च या लहसुन, इनका 1-1 किलोग्राम की मात्रा पीस कर इसको आप उसमें डालकर इसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से बने हुए मिश्रण को आपको लगभग धीमी आंच में तब तक गर्म करना है जब तक इसका जो अर्क है वो इसकी आधी मात्रा पे ना पहुंच जाए, अर्थात वो 5 लीटर की मात्रा पे ना पहुंच जाए। और इस प्रकार ये जो आपका तैयार मिश्रण है इसको आप प्रति लीटर पंप में डालकर वाली फसल हो उस पे आप प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक हो चाहे बीमारी हो, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 10 लीटर पानी लें और उसमें 5 किलोग्राम नीम की हरी या सूखी पत्तियां या बारीक पिसी हुई नीम की निबोली, 10 किलोग्राम छाछ और 2 किलोग्राम गौमूत्र, 1 किलोग्राम पिसा हुआ लहसुन, इन सबको एक प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के बर्तन में मिश्रित कर लें। फिर एक लकड़ी से इनको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद 5 दिनों तक किसी बड़े बर्तन में ढककर रख दें। ये भी ध्यान रखें कि हर दिन 5 दिनों तक दिन में 2 से 3 बार इस घोल को अच्छी तरह लकड़ी से मिलाते रहें। जब इसका रंग दूधिया हो जाए तो इस घोल में 200 मिलीग्राम साबुन और 800 मिलीग्राम टिपोल मिला दें। अब इसका प्रयोग फसलों में अन्य कीटनाशकों की तरह किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जो है कीटनाशक के नियंत्रण के लिए इसके नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम का तेल सामान्य रूप से किसान भाइयों आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और इसके लिए आप नीम की तेल की मात्रा को 100 ml की मात्रा को यदि 1 लीटर पानी में घोलकर उसमें यदि आप थोड़ा सा अपना 80 ml के आसपास यदि कोई भी जो घर में उपस्थित डिटर्जेंट है उसको मिलाकर 10 लीटर पानी में पूरा घोल तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कीटनाशक आपके छोटे स्तर पर प्रभावी रूप से कीट नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप जैव कीटनाशक का निर्माण नीम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। नीम की खली से कीटनाशक बनाना। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस 100 ग्राम, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर मिला लें। इससे करीब 3 लीटर अर्क निकाल लें। करीब 15 लीटर शुद्ध पानी में 1.5 लीटर अर्क को मिलाकर सुबह के समय इसका छिड़काव पौधों पर करें। ये दवा पौधों और पत्तों पर लगने वाले कीटों, मच्छरों और माहू आदि से बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। इस कीटनाशक का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका छिड़काव 1 माह पुरानी फसल पर ही करें। तो किसान भाइयों फिर सवाल आता है किसान भाइयों का कि ये किन किन कीटों के लिए प्रभावी होता है। तो सामान्य रूप से हम सब्जी वाली फसलों पर इसका उपयोग करते हैं तो प्रभावी नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये उन कीटों के लिए बहुत प्रभावी है जो पत्तियों पर लग के उसका रस चूसते हैं। और यदि हम इन प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि हम इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जैसे जो नीम आधारित हैं तो हमारी लागत मूल्य में भी कमी आएगी। किसान भाइयों को ये जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक निर्माण की विधि, उसके बारे में जानकारी पाकर अच्छा लगा। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।